हेलो स्टूडेंट, अभी तक हमने देख लिया गाउस प्रमेय के बारे में। हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो गाउस प्रमेय में हमने क्या देखा था कि कोई स्थिर आवेश है। स्थिर आवेश के चारों ओर हमने एक गाउस पृष्ठ मानते हैं। तो इस पृष्ठ से जो भी कुल निर्गत फ्लक्स है, संपूर्ण पृष्ठ से कुल निर्गत फ्लक्स है, वो किस मान के बराबर आता था? वो मान आता है उसमें परिबद्ध आवेश, जो कि इसके अंदर जो भी आवेश होगा उसका योग, उसका मैंने योग कर दिया और इसमें एप्सिलॉन नॉट का भाग दे दिया। एप्सिलॉन नॉट मतलब इसमें निर्वात है तो निर्वात के लिए मैंने एप्सिलॉन नॉट, अगर कोई माध्यम होता तो मैं एप्सिलॉन का भाग देके इसका हम मान निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा था कि जो फ्लक्स है, निर्गत कुल फ्लक्स है, वो कितना आया था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आज हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, इसका सत्यापन करेंगे कि ये वाकई में इतना आता है। इसको हम डेरिवेशन करके इसको निकालेंगे कि फाई का मान है वो कितना आना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम कुल आवेश को हम क्यू मान लेंगे, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि गाउस प्रमेय का सत्यापन हो गया। तो आज के लिए हेडिंग डालिए, गाउस प्रमेय का सत्यापन। तो आज का टॉपिक लिखें, गाउस प्रमेय का सत्यापन। गाउस प्रमेय का सत्यापन। सत्यापन मतलब हम इसी प्रमेय का प्रूफ देख रहे हैं आज कि इसका प्रूफ, जो फॉर्मूला आया है, ये डायरेक्ट जो दिया है गाउस ने, ये वाकई में सही दिया है या फिर सही दिया है, तो उसका प्रूफ क्या है, किस प्रकार से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि गाउस प्रमेय का सत्यापन ये अच्छा टॉपिक है। इसमें अब देखो, इसमें क्या करेंगे, पहले समझ लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते थे, एक स्थिर आवेश होता था, हमने मान लिया स्थिर आवेश क्यू है। कोई नई बात नहीं है, इसको हम मानते आए हैं, पहले भी माना है कई बार। तो क्या मान लिया, एक स्थिर आवेश है, इसका मान कितना है, क्यू है। इस आवेश के चारों ओर एक गाउस पृष्ठ भी माना है। गाउस पृष्ठ क्या होता है? ये एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। क्या होता है? हमने मान लिया इसको, ये गाउसीय पृष्ठ है। गाउसीय पृष्ठ है। तो हमने गाउसीय पृष्ठ की एक कल्पना कर ली है कि अपने पास एक गाउसीय एक पृष्ठ मान लिया है। अब देखो होता क्या है कि हमें क्या निकालना है, हमें प्रूफ किसका करना है कि इस निर्गत जो पृष्ठ है, इससे कुल निर्गत फ्लक्स, कुल फ्लक्स कितना आना चाहिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, फाई। हमें ये सिद्ध करना है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो पृष्ठ है, गाउसीय पृष्ठ, ये बहुत सारे छोटे छोटे क्षेत्रफल से मिलके बना होगा। देखो, ये क्षेत्रफल ऐसे ऐसे छोटे छोटे अल्पांशों से मिलके बना है। अब हम कल्पना करते हैं कि इसी पे कोई एक क्षेत्रफल अल्पांश है, और क्षेत्रफल अल्पांश हम ले लेते हैं। मान के चलो कि ये क्षेत्रफल अल्पांश हमने ले लिया। ये छोटा सा क्या ले लिया, एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया। क्या माना है, एक क्षेत्रफल अल्पांश। क्षेत्रफल अल्पांश क्या है? अपने पास पूरा पृष्ठ है, पूरा पृष्ठ पे संपूर्ण क्षेत्रफल घिरा हुआ है। तो इस पृष्ठ पे कोई एक छोटा सा पार्ट मान लिया है। वैसे हम क्या देखते हैं कि ये छोटे छोटे पार्टों से मिलके ही तो पूरा पृष्ठ बना है, तभी तो हम कहेंगे कि पूरा बंद पृष्ठ है। तो उसका एक छोटा सा भाग हमने क्या ले लिया, ये छोटा सा भाग ले लिया, जिसको हम नाम दे रहे हैं क्षेत्रफल अल्पांश। क्षेत्रफल अल्पांश। चलो, क्षेत्रफल अल्पांश भी मान लिया। अब देखो, हमने इस पे कोई बिंदु मान लेते हैं कि इस पे कोई बिंदु क्या है, P स्थित है। और जो कि हम हर बार करते हैं, जहां पे हम ज्ञात करने वाले हैं वहां पे तो बिंदु मानेंगे ही। हमने यहाँ पे कोई बिंदु P मान लिया। कौन सा बिंदु मान लिया, P। अब हमें P बिंदु पे, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी रणनीति क्या होगी, देखो। सबसे पहले तो इस छोटे से अल्पांश से हम फ्लक्स निकालेंगे, फाई। फिर क्या करेंगे, हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कर देंगे, उसका समाकलन करके संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई निकाल लेंगे। तो अपना जितना भी इसका गाउस ने दिया था कि एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, तो वही आ जाएगा। तो अब देखो क्या करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि अपने पास P बिंदु है, तो ये स्थिर आवेश है Q। तो इससे एक विद्युत क्षेत्र लगेगा, वो किधर लगेगा, बाहर की तरफ, ई वेक्टर। मैंने ई वेक्टर मान लिया, लगेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे भी होगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि अपने पास क्या है, एक स्थिर आवेश है। स्थिर आवेश क्या है, क्या कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? स्थिर आवेश हमेशा
विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जिसका हमने यहाँ पे मान निकाल लिया ई वेक्टर है। और उसकी दिशा किधर होगी? जो इसके कुलाम्बन बल की दिशा है उसी की तरफ में ये दिशा होगी। तो अपने पास क्षेत्र तो अपने पास यहाँ पे क्षेत्र भी हो गया है। और अब हमें क्या देखना है? देखो, हमने एक बात पढ़ी थी कि क्षेत्रफल सदिश पढ़ा था। तो क्षेत्रफल सदिश कैसे निकालते थे? जो भी पृष्ठ होता था उसके लंबवत आता था डीए वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। ये याद होगा और ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताए हैं। तो इस अल्पांश के कारण जो भी क्षेत्रफल सदिश होगा उसको हम मान लेते हैं डीए वेक्टर किधर होगा? इसके लंबवत होगा। तो मैं ये कह देता हूं कि ये अपना क्षेत्रफल सदिश हो गया, डीए वेक्टर। दिखाई दे रहा है सबको? ये क्या हो गया अपने पास? डीए वेक्टर हो गया, क्षेत्रफल सदिश। अगर ये क्षेत्रफल हम यहाँ पे मानते, ऐसे होता, तो क्षेत्रफल सदिश इधर आ जाता। क्यों? इसके लंबवत, और विद्युत क्षेत्र इधर हो जाता। अब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई तो एंगल होगा ही। तो उस कोण को हम मान लेते हैं थीटा। कितना मान लेते हैं? थीटा। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले हमने क्या किया कि कोई स्थिर आवेश है, उसके चारों ओर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है। इस पृष्ठ पर कोई एक क्षेत्रफल अल्पांश माना है। इस अल्पांश पर क्या होगा कि अब हमें इस अल्पांश के कारण जो फ्लक्स निकाल रहे हैं, पहले वो ज्ञात कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हम क्या देखेंगे? संपूर्ण पृष्ठ के लिए देख लेंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा? पूरा आवेश, पूरा कुल फ्लक्स हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने अल्पांश माना। इस बिंदु पे, यहाँ पे एक बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? Q के कारण। Q आवेश के कारण किधर मिलेगी? इसके सीधा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। विद्युत बल जो लगता है उसी की दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो ई वेक्टर हो गया। अब इस पे हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल सदिश। तो वो क्या होता है? इस पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। ये पृष्ठ है, इसके सदैव लंबवत रहेगा। अगर ऐसे रहे तो इस पे ऐसे मुड़ता जाएगा। क्षेत्रफल सदिश ऐसे रहेगा और विद्युत क्षेत्र इस आवेश पे निर्भर करेगा। तो ये मान लिया। अब इन दोनों के बीच में कितना कोण है? थीटा है। कितना कोण है? थीटा है। तो अब हम क्या देखेंगे? हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अब इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं कि क्या क्या हमने माना है। तो अब देखते हैं इसमें। माना माना एक बिंदु, एक बिंदु O पर, बिंदु O पर, यहाँ पे क्या है? बिंदु O है। बिंदु O पर एक स्थिर आवेश प्लस Q उपस्थित है। ठीक है, प्लस Q उपस्थित है। तथा अब क्या करेंगे? इसके चारों ओर क्या करेंगे? एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? अब लिखते हैं इसके इसके चारों ओर एक गाउसीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कल्पना करते हैं। क्या कर लिया? एक गाउसीय पृष्ठ की हमने क्या कर ली? कल्पना कर ली। और ये फिजिकल रूप से पृष्ठ होता नहीं है, हम एक मान के चलते हैं कि ऐसा कोई पृष्ठ है। कल्पना करते हैं। इस पृष्ठ पर इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं, जिस पर एक क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं बिंदु जिस पर जिस पर बिंदु P स्थित है। बिंदु P स्थित है। अब हमने क्या कर लिया कि इस पर क्या है? एक क्षेत्रफल सदिश ले लिया। ये क्षेत्रफल सदिश हो गया और इस पे क्या स्थित है? बिंदु P। यहाँ पे कौन सा बिंदु है? P बिंदु है। अब हम क्या देखेंगे? सबसे पहले अब हम इस क्षेत्रफल अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं। इस क्षेत्रफल अल्पांश पे क्या निकालते हैं? जो फ्लक्स निकल रहा है उसके उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। अतः, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः क्षेत्रफल अल्पांश
से निर्गत विद्युत फ्लक्स, निर्गत विद्युत फ्लक्स। देखो, क्षेत्रफल अल्पांश है, हमने अल्पांश की वजह से जो क्षेत्र फ्लक्स निकलेगा उसको डी फाई माना था। तो यहाँ पे भी हम क्या मान रहे हैं, डी फाई। डी फाई कितना आएगा, ये हमने इससे पहले वाले टॉपिक में लिखाया था कि फ्लक्स कितना होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होता है, क्षेत्रफल सदिश के साथ। हम इसमें क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। और क्या होता है, ये किस किस के बीच का होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का डॉट प्रोडक्ट है। जहां पे क्या है, डीए क्या है, क्षेत्रफल सदिश, ऐसे लिख लेना, क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है। अब हम देखो डॉट प्रोडक्ट को कैसे खोलते हैं, इसको इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो ई वेक्टर हट जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ये हमने कैसे पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा होगा। जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए बी कॉस थीटा से। और कॉस थीटा में जो थीटा लिखा हुआ है, जो कोण का मान है, वो कितना होता है, इस कोण का मान क्या होता है, ये होता है ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का मान होता है। तो यहां तक समझ में आ गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब अपने पास क्षेत्रफल अल्पांश के कारण जो भी फ्लक्स निकलेगा, इस क्षेत्रफल अल्पांश से जो भी फ्लक्स निकलेगा, इससे देखो, इससे जो भी फ्लक्स निकलेगा वो यहां से हमें ज्ञात हो जाएगा। ज्ञात होगा या नहीं होगा, यहां से हमें ज्ञात हो जाएगा। और उसमें हमने क्या किया है, हमने बस इसकी शुरू की परिभाषा, जो पहले वाली परिभाषा थी, उसी को काम में लिया है कि फ्लक्स का मान क्या होता है, ई और डॉट होता है डीए वेक्टर के बीच का। तो हमने ये काम में ले लिया। अब हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए और डीए cos थीटा का मान चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम अगला काम है अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो हमने निकाली है, ई के बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी है। अब हम इसके बीच की दूरी क्या मान लेते हैं, आर। हमने इसके बीच की दूरी क्या मान लिया है, आर मान ली है। याद रहेगा, इसको अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे लिख लिया, अगली लाइन से यहाँ पे लिखिए, इसमें लिखेंगे विद्युत, इसमें स्थिर आवेश, यहाँ पे लिख लेंगे स्थिर आवेश। कौन सा आवेश है, प्लस क्यू, स्थिर आवेश प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत फ्लक्स, विद्युत तीव्रता, पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपने पास यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमने शुरुआत में विद्युत क्षेत्र को जब पढ़ाया था, तो उसमें किसी दूरी पे विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए ये फॉर्मूला बताया था। तो के क्यू अपन आर स्क्वायर आ गया। अब के का मान क्या होता है, चूंकि के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जहां एप्सिलॉन क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्र विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता। तो अब हम क्या करेंगे, के का मान रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट क्यों आया यहाँ पे, कोई बताएगा, ये क्यों, ये क्या है, निर्वात की है। माध्यम कौन सा माना है, निर्वात। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका मान क्या है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और ये अक्सर पूछा भी जाता है, इसका मान एवं में आ जाता है। तो अपने पास यहाँ पे आ गया ई वेक्टर, ई वेक्टर नहीं, ई का मान आ गया। अब इस ई के मान को हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में ई का मान रख देंगे। तो चलो, हो गया लगभग, डेरिवेशन हो चुका है। थोड़ा सा रीअरेंज करना है, मान मान रखना है इसके। तो अब समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर, तो रख दो इसमें।
समीकरण एक में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी फाई बराबर कितना आएगा, ई का मान रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या चल रहा है, डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हमने मान रख दिया। अब हम इसको थोड़ा सा और सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं हम क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, ये कुछ जानी पहचानी सी राशि लग रही होगी। ये 11th क्लास में पढ़ा होगा, घन कोण। घन कोण, घन कोण मतलब देखो, अब तक हमने देखा है कि दो बिंदु हैं अपने पास, ये हैं। इसको नोट नहीं करना, मैं समझा रहा हूं। अपने पास क्या है, एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे है। जो कोण बनते हैं, अब तक तो हमने 2D में बनाया था, ये थीटा कहते थे। अगर मैं यहाँ पे जो अपना ये पृष्ठ है, यहाँ पे कोई ऐसे क्षेत्रफल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, क्षेत्रफल। तो मैंने अगर क्षेत्रफल ले लिया, तो अब इस बिंदु पे कोण कितना बनेगा, देखो ये चारों ओर से ऐसे ऐसे शंकु की तरह घिर के बनेगा ऐसे। देखो अपने पास मैंने क्या कर लिया, मान के चलना अपने पास ये कोई सतह है, ये कोई सतह है ऐसे। अब इधर एक बिंदु है, इधर एक, सॉरी ऐसा करते हैं, ये कोई सतह है और यहाँ पे कोई बिंदु है। तो क्षेत्रफल के लिए देखो मैं क्या करूंगा, कोण जब भी बनाते हैं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ से इस बिंदु को मिलाते हैं और इसको मिलाते थे, तो ये कोण बन जाता था। लेकिन अब क्या है, ये एक तरीके से क्षेत्र है ऐसे। तो इसके जो बाहर वाले पॉइंट हैं, उसको मिलाएंगे तो एक शंकु जैसे बन जाएगा ऐसे। क्या बनेगा, एक शंकु जैसे पॉइंट बन जाएगा। कहाँ पे बनेगा, देखो ये शायद तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया होगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके दोबारा दिखा देता हूँ। देखो, चलो इधर दिखा देते हैं, इसको वापस से समझाते हैं। अपने पास यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक क्षेत्रफल है। क्या है, एक क्षेत्रफल वाला पृष्ठ है। तो इसके क्षेत्रफल वाले पृष्ठ को जब मैं इससे चारों ओर से मिलाऊंगा, तो यहाँ पे एक शंकु जैसे चित्र बनेगा। और शंकु 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो एक ऐसे इस तरीके से आकृति बनती है, इस तरीके से ऐसे खुला हुआ। यहाँ पे बिंदु होगा और बिंदु से यूं जाते हुए एक आकृति बनेगी। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, ये इसको बोलते हैं घन कोण। और ये 2D में नहीं होता, ये 3D में चलता है। ये घन कोण किस में रहेगा, 3D में। और ये ऐसे बनेगा, ऐसे चारों ओर से ऐसे ऐसे पूरा ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे भी एक घन कोण और यहाँ पे क्या रहेगा अपना, ये पृष्ठ है। तो इसी प्रकार से अपने पास यहाँ पे भी कौन सा था, एक पृष्ठ है अपने पास, किसमें, क्षेत्रफल अल्पांश जो माना हुआ है, तो उसको बोलते हैं घन कोण। तो मैं क्या करूंगा, इसके सभी पृष्ठ जो ऊपर के पृष्ठ हैं उनको मिलाऊंगा। यहाँ पे ये मिला दिया, आप भी मिला देना। और जो ये कोण बनेगा, इसका नाम क्या होगा, घन कोण। और मैं इसको डी ओमेगा या डी ओमेगा से व्यक्त कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने क्या किया, घन कोण यहां लिख देता हूं, घन कोण डी ओमेगा। और इसका मान क्या आया है अपने पास, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका मान होता है। जहां पे डी ए कॉस थीटा क्या है, डी ए cos थीटा इसकी दिशा में, घन कोण की क्षेत्रफल वाली दिशा, इसके लंबवत दिशा में ये एक लेते हैं, सदिश लेते हैं डी ए cos थीटा, और इसमें दूरी का स्क्वायर का भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार से इसका घन कोण आ जाता है। तो ये घन कोण मैं यहाँ लिख दूं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैं इसकी जगह लिख देता हूँ डी ओमेगा, सॉरी डी ओमेगा। तो यहाँ चूंकि डी ओमेगा बराबर क्या है, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और इसका नाम क्या है, घन कोण। तो एक बार और लिख लेना, घन कोण। घन कोण कह दें या ठोस कोण कह दें, बात एक ही है। ठोस मतलब किसी पृष्ठ के कारण मिलता है। तो दोनों तरीके से हमने इसको लिख दिया है, घन कोण कह दें या फिर हम इसको ठोस कोण भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया कि यहां तक हम पहुंच गए, घन कोण का मान रख दिया इसमें
डी ओमेगा। और हमारे पास क्या मिल गया, डी फाई। अब इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या निकाल लिया, एक छोटे पृष्ठ के लिए तो निकाल लिया इसके लिए, और हमें अच्छे से आता है पूरे पृष्ठ के लिए निकालना है सर, तो क्या कर दें, समाकलन कर देते हैं पृष्ठ के, पूरे पृष्ठ के लिए। तो चलो सर हम भी समाकलन कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखना, अतः संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन करेंगे किसका, डी फाई का, पृष्ठ के सापेक्ष, और ये बंद पृष्ठ के सापेक्ष पूरे पृष्ठ के लिए। तो मैंने डी फाई यहाँ लगा दिया। अब डी फाई का मान रख देते हैं, ये हमने किया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ गया, डी ओमेगा। तो वैसे इसको घनकोण को हम डी ओमेगा से भी व्यक्त कर सकते हैं और डी डब्ल्यू से भी, तो आप इससे भ्रमित ना हो। किसी किसी बुक में डी ओमेगा ऐसे भी लिखा मिलेगा, और किसी किसी में डी ओमेगा ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो कहीं इससे भ्रमित हो जाए। तो अब देखो, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन तो बाहर आ जाएगा। अब अपने पास बचेगा डी ओमेगा। क्यों, केवल चेंज होने वाली राशि क्या है, ये यही घनकोण है। जब क्षेत्रफल इतना होगा तो इतना घनकोण बनेगा, जब ज्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा तो इससे घनकोण ज्यादा हो जाएगा ऐसे, जब और ज्यादा क्षेत्रफल हो जाएगा घनकोण का मान और ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मान पूरे पृष्ठ के लिए आता कितना है सर, छोटा है, तब तो कम मान आएगा। जब ज्यादा हो जाएगा पूरे पृष्ठ के लिए, मान के चलो यहाँ तक क्षेत्रफल लिया तो घनकोण इतना बढ़ गया, ज्यादा हो गया, इतना हो गया, तो घनकोण कैसे निकालेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, तो इस प्रकार से आएगा। तो इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो घनकोण आता है वो आता है 4 पाई। कितना आता है, 4 पाई। तो इसमें 4 पाई हमारा मान आ जाएगा। तो अपने पास इसका मान कितना आ गया, 4 पाई। तो ये मान रख देते हैं इसमें, इसमें रख देते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना है, 4 पाई। चूंकि ये डी ओमेगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए कितना आता है, 4 पाई। तो यहां से क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए, पृष्ठ के लिए घनकोण कितना आ रहा है, 4 पाई। तो यहां से ये 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें निकालना था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हमने क्या सिद्ध कर दिया कि जो निर्गत फ्लक्स होता है वो कुल पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई का मान कितना आता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या कहता है, यही क्या था, गाउस प्रमेय था। यही क्या पढ़ के आए थे हम, गाउस प्रमेय पढ़ के आए थे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये Q क्या था, कुल आवेश, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, सत्यापन हो गया किसका, गाउस प्रमेय का सत्यापन। तो यहाँ पे इसको समीकरण 3 डाल देते हैं, और इसमें वही एक लाइन लिख देते हैं, समीकरण 3 समीकरण 3 गाउस प्रमेय के सत्यापन को व्यक्त करती है, गाउस प्रमेय के सत्यापन को व्यक्त करती है। तो इस प्रकार से हमें जब भी एग्जाम में आए या खुद को भी देखना हो, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सत्यापित करेंगे। तो करना क्या है, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश है, स्थिर आवेश, इसके चारों ओर एक गाउस पृष्ठ है। रिवीजन करते टाइम रफ में साथ में रखें, और इसको रफ में ड्रा करते जाएं। जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्या करना है, रफ लेना है कि एक बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर गाउस पृष्ठ है, स्पीड बना के करना है। एक एक अल्पांश, क्षेत्रफल अल्पांश ले लिया, इस पर एक कोई बिंदु P मान लिया, P बिंदु से यहाँ की दूरी कितनी थी, R मानी हुई थी। इसके क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, इसका लंबवत क्या हो जाएगा, अल्पांश सदिश dA वेक्टर, और इन दोनों के बीच कितना कौन था, थीटा। तो इससे हमें क्या निकाला, इससे हमने डी फाई निकाला, डी फाई डॉट डी आता है, ये कर लिया। अब जैसे एक मान रख लिया, इसके बाद क्या हो जाएगा, अपने पास तो इनके मान रखने, तो ई का मान रख दिया, के क्यू अपन आर स्क्वायर, यहाँ से आ गया। अब यहाँ पे डी ए कॉस थीटा
और यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि डी ए कॉस थीटा हमने 11th में पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं घन कोण। घन कोण क्या है? वैसे नॉर्मली घन कोण आता है डी ए अपॉन में आर स्क्वायर। जब डी ए क्या हो, सीधा प्रॉपर पृष्ठ से जो क्षेत्र हम जिस दिशा में ज्ञात कर रहे हैं उसमें ही उसी दिशा में हो, जब कोई थीटा कोण बनता है तो इसको हम डी ए कॉस थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे डी ए कॉस थीटा आ गया अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे घन कोण का मान ये रख दिया डी ओमेगा। फिर क्या करना है, डी फाई है, कुल फ्लक्स के निकालना है संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो हमने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया और सीधा सीधा इसको हल किया तो ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो इस प्रकार से गाउस प्रमेय का सत्यापन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो अब अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एक अपने पास कोई पृष्ठ होगा। क्या होगा, कोई पृष्ठ होगा और वो पृष्ठ कैसा होगा, एक गोलीय आकार में होगा। देखो इसका नाम टॉपिक रख लेते हैं, इसकी हेडिंग डालिए गोलीय चालक कोष। गोलीय गोलीय चालक कोष क्या है, कोई गोलीय का आकार में एक चालक कोष है। चालक मतलब जिसपे विद्युत का चालन हो सके। तो गोलीय चालक कोष, कोष का मतलब जो अंदर से खोखला है, ऐसे है। गोलीय चालक कोष हो सकता है या इसका नाम ऐसे भी आ सकता है चालक गोला। चालक गोला, चालक गोला मतलब चालक गोला ठोस भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, इसका सेम डेरिवेशन रहेगा। या फिर ऐसे भी आ सकता है खोखला गोला। खोखला गोला, या इसका ऐसा भी आ सकता है चालक गोला हो गया। ऐसे भी आ सकता है ठोस चालक गोला। ठोस चालक गोला, सबका एक जैसा ही डेरिवेशन होगा। गोला, इसको ठोस चालक गोला के कारण किसी बिंदु किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में हर बार आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना इजी है जो अब तक पढ़ा है उससे कहीं ज्यादा इजी है। बस यहाँ तक आते आते बच्चे या तो इस चैप्टर को लंबा समझ लेते हैं या इस चैप्टर के पढ़ना छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा नहीं करें, जो भी डेरिवेशन आते हैं वो कहाँ से किस टॉपिक से आ रहे हैं एटलीस्ट वो ध्यान में रहे तो पढ़ना अच्छा रहता है और सही से इसको समझें। तो देखिए क्या है, मैं एक एक टॉपिक को एक एक पॉइंट को इतना क्लियरली बताऊंगा जो दिक्कत नहीं आएगी। देखो चालक गोला, चालक गोली, गोलीय चालक कोष, यानी कि अपने पास कोई चालक सतह है उसका एक गोला बनाया जाए तो भी यही डेरिवेशन रहेगा जो अब हम कराने वाले हैं। या चालक गोला जिसका सीधा सा नाम है चालक गोला दे दे। चालक गोला ठोस भी आ सकता है, खोखला भी आ सकता है, तो भी सेम रहेगा। खोखला गोला हो तो भी सेम रहेगा, ठोस चालक गोला है तो भी डेरिवेशन ये जो हम कराने वाले हैं वो सेम रहेगा। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब तक हमने देख लिया कि बता दिया। देखो अब हम देखने वाले हैं अपने पास एक कोई ठोस चालक गोला है या फिर चालक गोला है। हमने मान लिया कि कोई एक चालक गोला है, ठीक है। इस पे कोई आवेश दे रहे हैं क्यू। तो वो क्यू आवेश क्या होगा, जब भी कोई चालक सतह होती है तो वो उसके पृष्ठ पर आवेश जाता है। कहाँ पे जाता है, उसके पृष्ठ पर। देखो मैंने कोई आवेश प्लस दिया और वो आवेश क्या हो गया, इसके पृष्ठ पे चला गया। बस यही समझने की है। जब भी हम किसी चालक सतह को आवेश देते हैं, चालक वस्तु का आवेश, चालक वस्तु पर आवेश दिया जाए, याद रखना चालक वस्तु पर आवेश दिया जाए तो वो उसके सतह पे जाता है। आवेश कहाँ जाता है, सतह पे, उसके अंदर नहीं जाता। इसलिए कभी तुमने सुना होगा जब बिजली चमकती है, जब बरसात के टाइम पे बिजली थंडर चमकती है तो उस टाइम पे कार में बैठा हुआ इंसान सुरक्षित रहता है। कार में बैठा हुआ इंसान सुरक्षित रहता है, उसका कारण क्या है, अगर उसने खिड़की बंद कर रखी है तो, खिड़की उसने बंद कर रखी है तो उसके अंदर सुरक्षित रहता है। और ये हम बताएंगे इसमें कि विद्युत क्षेत्र
उसके अंदर नहीं जा पाता। उसका कारण है कि उसकी सतह पे आवेश ही आ पाता है, उसके अंदर आवेश नहीं रहता, इसलिए वो कार के अंदर बैठा इंसान सुरक्षित रहता है। तो होता क्या है कि जो आवेश हम दे रहे हैं किसी चालक सतह पे, तो वो आवेश कहाँ गया? इसके पृष्ठ पे गया, इसके अंदर जीरो आवेश। यहां तक समझे? अब अपने पास ये कंडीशन आ गई कि अपने पास एक आवेशित चालक गोला है। क्या है? आवेशित चालक गोला। अब विभिन्न बिंदु लेंगे, हम बिंदु मानेंगे पी यहाँ पे बाहर, कि यहाँ पे इसके कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। एक क्यू के कारण तो देखा था, प्लस क्यू के कारण आवेश तो देखा था, विद्युत क्षेत्र देखा था। विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू के कारण तो देखा था, के क्यू अपन आर स्क्वायर आया था। अब हम देखेंगे कि इसके बाहर कोई बिंदु है, उस पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा। इसकी सतह पे कोई बिंदु है, उस पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा। इसके अंदर कोई बिंदु है, उस पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा, और इसके केंद्र में है बिंदु, उस पे कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो आज अब ये हमारा नेक्स्ट जो भी डेरिवेशन चल रहा है उसका मेन टारगेट क्या है? कोई चालक सतह, उसके चारों ओर हम बिंदु मानेंगे, एक तो बाहर, सतह पे, अंदर, और विभिन्न स्थितियों पे उसके विद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे कि कहाँ पे उसका मान कितना होता है, किस हिसाब से वो मान बदलता है, और होता है तो मान उसका कितना होता है, ज्यादा कहाँ पे होता है, किस प्रकार से उसका परिवर्तन आता है। तो इसमें लाइन लिखें एक। तो हमने क्या कर लिया? एक चालक गोला मान लिया, इसका केंद्र बिंदु मान लेते हैं ओ है, और सिंपल इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं? कैपिटल आर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? इस पे कितना कौन सा आवेश दिया है? हम मान लेते हैं इस पे क्यू आवेश दिया गया है। क्या किया गया है? क्यू आवेश दिया गया है। तो यहाँ पे लिखिए, इसमें इसके नीचे लिखिए, अब मैं कह दूं चालक गोलीय कोष, गोलीय कोष, क्या हेडिंग डाली हमने? गोलीय चालक कोष, तो इसको गोलीय चालक कोष से ही लिख लेते हैं। गोलीय चालक कोष, चालक कोष कह दूं मैं, या मैं क्या कह दूं, इसको चालक गोला कह दूं, चालक गोला कह दूं। तो जैसे भी ये चालक गोला, गोला, चालक गोला को जब आवेश क्यू दिया जाता है तो, क्यू दिया जाता है तो यह आवेश, यह आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से, एक समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो यहां तक हमने समझ लिया कि जब कोई चालक गोला है अपने पास, तो उस चालक गोले पे हम आवेश जब भी देंगे आवेश, तो वो उसके कहाँ आएगा? इसके पृष्ठ पे आ जाएगा सर। ये हो गया काम, इसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये कैसी सतह है? चालक। अगर अचालक होती, अचालक मतलब जिसमें विद्युत का चालन नहीं हो सकता, तो ये आवेश कहाँ जाता? और अंदर से भी ठोस होता तो इसके अंदर भी आवेश चला जाता। तो इस प्रकार से हमने क्या देख लिया? एक चालक है तो उसके आवेश कहाँ जा रहा है? सतह पर, सतह पे जा रहा है, इसकी सतह पर चला जाता है। अब इसमें ये पॉइंट भी लिख लेते हैं, जबकि गोले के अंदर, गोले के अंदर, और ये टॉपिक ना बीएससी में भी आएगा, आप अगर आगे पढ़ाई करते हो तो उसमें भी ये टॉपिक बहुत काम में आने वाले हैं। गोले के अंदर आवेश, आवेश शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो यहां से क्या हो गया? इसका आवेश क्या कितना प्राप्त हो रहा है? शून्य प्राप्त हो रहा है। कहाँ पे? अंदर, और सतह पे ही इसका आवेश है। अब मान लेते हैं इसकी त्रिज्या क्या है। माना गोले की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। तो अब क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की कितनी स्थितियां हो सकती हैं? अ, निम्न स्थितियां हो सकती हैं, भिन्न स्थितियां हो सकती हैं। बिंदु पी बाहर माने कि बिंदु पी पर बाहर होगा,
तो उसका विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो यहाँ पे लिखिए, गोले की त्रिज्या r है, तो इसमें लिखिए, तो आवेशित इस आवेशित चालक गोले के कारण, चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की निम्न स्थितियां संभव हैं, निम्न स्थितियां संभव हैं। पहली, निम्न स्थितियां संभव हैं, तो पहली कहाँ लेते हैं हम? फर्स्ट, केस फर्स्ट मान ले इसको, चलो इसको केस वन नाम दे देते हैं। और ये तुमसे पूछा जाएगा, अगर एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाए, नहीं बताया जाए कि कहाँ पे ज्ञात करना है, तो खुद मन से इनको सबको जितने भी केस हम लिखा रहे हैं वो सब लिखने हैं। केस वन, तो इसमें केस वन क्या रखेंगे हम? पहले रखेंगे बिंदु पी कहाँ पे मान लेते हैं? बाहर, गोले के बाह्य बिंदु पर, गोले के बाह्य बिंदु पी पर। कहाँ पे निकालेंगे? पी पर। देखते हैं सबसे पहले गोले के बाह्य बिंदु पी पर क्या देखने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बाह्य बिंदु पर मतलब, अर्थात क्या हो जाएगा? जो बाह्य बिंदु है, ये अपना कोई बाह्य बिंदु हमने क्या मान लिया? यहाँ पे मान लिया। अब देखना, इतने इजी तरीके से हम कराएंगे इसको, जो तुम्हें ना तो रटना पड़ेगा, ना ज्यादा इस पे टाइम खर्च करना पड़ेगा। देखो, हमने बाहर बिंदु है उसको, उसकी दूरी को क्या मान लिया? आर। याद रहेगा, बाह्य बिंदु की दूरी मानिए आर, ये अपनी इच्छा से मानिए। अब मेरे को ये बताओ कि ये दूरी आर है, ये इस आर से बड़ी होगी ना? आर से ये बड़ी होगी ना? ये छोटी आर बड़ी है, तो इसकी तरफ ऐसे चिन्ह आएगा। तो मैं कह देता हूँ कि हम किस बिंदु पे बात कर रहे हैं जहां पे आर का मान कैसा है? बड़ा है। किससे? कैपिटल आर से। तो मैं कह देता हूँ अर्थात आर ग्रेटर देन आर। ठीक है। अब क्या करेंगे हम इस बिंदु पर? अब हम क्या करेंगे, इस पर क्या मानेंगे? बिंदु पी पर जहां पे बाहर माना है ना, तो इस पे एक गोलीय पे पृष्ठ की कल्पना करते हैं बस। केवल हमारा काम क्या रह गया इस पे क्या करेंगे हम? एक गोलीय पृष्ठ की, गोलीय पृष्ठ कौन सा? गाउसीय पृष्ठ। क्यों? क्योंकि गाउस प्रमेय ने हमें क्या सिखाया है कि एक काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करो और उससे फ्लक्स का मान तुम निकाल सकते हो, कितना आता है? परिबद्ध आवेश और विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता, नीचे विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर आता है। तो मैंने क्या कर लिया? एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। ये लो, गाउसीय पृष्ठ, ये मान लिया। अब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो तीव्रता किधर आएगी? इधर आएगी। और क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश भी हमारा किधर आएगा? इधर, डीए वेक्टर। सही है। तो यही करना है। देखो, अब यहाँ पे मानते हैं, माना बिंदु पी पर, माना बिंदु पी पर एक, कितनी त्रिज्या? आर त्रिज्या ले लेते हैं। एक आर त्रिज्या के, आर त्रिज्या के, आर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय, गोलीय गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। बस, जब भी गाउस नियम लगाना है तो सीधा सीधा क्या करना है? सबसे पहले एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी है। अतः इस स्थिति में, इस स्थिति में गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, नियम से निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स, निर्गत फ्लक्स फाई कितना आ जाएगा? समाकलन कर देंगे पूरे का, किस किस का? ई डॉट डी ए, जो कि हम करते आए हैं ऊपर भी। और ये गाउस ने क्या बोला था? गाउस ने बोला था कि परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश क्यू और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने कोई अलग से नहीं किया, ये तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा है।
और ये फ्लक्स किसने दिया है? गाउस ने। गाउस के नियम से क्या बताया था कि उसमें आवेश और उसमें कुल आवेश कितना दिया था हमने? हमने भी क्यू आवेश दिया है, क्योंकि इसके अंदर कितना आवेश है? ध्यान रखना, इसके अंदर टोटल आवेश कितना है? यही तो आवेश होगा। तो कितना आवेश है? प्लस क्यू। अपॉन में ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपना डेरिवेशन हो गया। सिंपल है, ज्यादा इतना मेहनत का नहीं है। तो अब अपने पास ई, इसका डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा, ये लो सर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो कोई दिक्कत आई क्या? नहीं आई, और आएगी भी नहीं जब तक हमें। तो ये पृष्ठ के सापेक्ष समाकलन किया था। तो अपने पास क्या आ जाएगा? देखो, कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा? थीटा का मान यहाँ पे कितना होगा देखना, यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा? ये देखो, इधर ही तो विद्युत क्षेत्र है और इधर ही क्षेत्रफल सदिश है। क्यों? इस पे लंबवत होगा ना, तो इस पे लंबवत क्या होगा? ई और डी ए क्या होंगे? एक दूसरे के सीध में होंगे, एक ही रेखा पे होंगे। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। कोई बीच में इसके अंतर थोड़ी ना, ऐसे ऐसे ही तो एक सीध में। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो हमने यहाँ पे थीटा लिख दिया 0 डिग्री। तो इसमें मान रख दो, ई डी ए कॉस 0 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा, कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। और ई को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बच गया केवल डी ए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉस 0 का मान 1। याद रहेगा? अब देखो ध्यान से, ये क्या है? डीए तो व्यक्त करता है कि एक अल्पांश क्षेत्रफल। डीए किसको व्यक्त करता है? एक इस पे अल्पांश क्षेत्रफल को। किसको? अल्पांश क्षेत्रफल। अब मैंने समाकलन कर रखा है, मतलब इसका पूरा पृष्ठ आ गया। समाकलन यही तो कहता है कि जब हम छोटे पार्ट के लिए समाकलन करते हैं तो उसका क्या हो जाता है? पूरा पार्ट के लिए हो जाता है। मतलब जो छोटे पार्ट का समाकलन किया था वो पूरे पृष्ठ के लिए व्यक्त करता है। तो पूरा पृष्ठ क्या है इसमें? इसमें पूरा पृष्ठ है ये गोला। क्या है? एक गोला। तो ये समाकलन किसको व्यक्त करेगा? एक संपूर्ण गोले को व्यक्त करेगा। और गोले का भी क्या चाहिए? क्षेत्रफल। तो गोले का भी क्या होगा? क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समाकलन डीए, इसका मतलब अर्थ क्या होगा? संपूर्ण गोलीय पृष्ठ, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये किसके बराबर होगा? गोले के क्षेत्रफल के, गोले का, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये कितना आता है? गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 10th क्लास में पढ़ा होगा, 4 पाई त्रिज्या। अब देखो गोला कहाँ पे बना है, ये याद रखना है। गोला कहाँ बना है? ये वाला। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? ये वाली। याद रहेगा, इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। तो ये मान रख देते हैं हम। तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो अपने पास समाकलन डीए का मान पता चल गया। ई डॉट यहाँ पे रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें किसका मान चाहिए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम बाकी को पक्षांतरण कर देते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ बाहर रख लेते हैं और क्यू अपॉन आर स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। अब चूंकि हमें पता है के का मान कितना होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान कितना होता है वैसे मैं बता दूं? 10 गुना 9। अब इसका मात्रक और देखना हो तो एफ बराबर क्या देखा था हमने? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के का मात्रक क्या हो जाएगा? के का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो मैं यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम एक तो रटना नहीं है, जब भी दिक्कत आए तो हमें याद रख लेना है। तो के का मान ये होता है, तो इसका मान हम क्या कर देते हैं? इसकी जगह क्या रख देते हैं? के। तो अपने पास ई मिल गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसको समीकरण नंबर 1। और ये कहाँ पे निकाला है हमने? ई आउट। कहाँ पे निकाला है? बाहर, किसी बाह्य बिंदु पे। तो किसी बाह्य बिंदु पे हमने निकाल लिया। तो इसी प्रकार से हमें अंदर भी निकालना है। और ये एक डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। कितना आया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या कंडीशन थी अपनी?
आर का मान कितना था, इस आर से बड़ा है। तो इस प्रकार से अपने पास एक बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है। ये सिमिलर एक जैसे फॉर्मूले की तरीके से ही आ रहा है, क्योंकि अपन आर स्क्वायर सिंपल है, याद रखने का भी ज्यादा तुम्हें महारत, ऐसे कोई रॉकेट साइंस जैसा नहीं है इसमें। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाह्य बिंदु पे कितनी आ जाती है, के क्यू अपन आर स्क्वायर प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे के क्यू अपन आर स्क्वायर। अब अगला केस देखो, सिंपल इसी तरीके से हम बाकी के केस भी देख लेंगे। केस नंबर 2 है, और इतना कठिन नहीं है। केस नंबर 2 क्या है कि जब बिंदु P कहाँ पे होगा, उसकी सतह पे, धीरे धीरे अंदर आते जाएंगे। देखो यहाँ पे इसको आराम से समझना है, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करें। ये तो है बाहर, बाहर हो गया। अब बाहर, यहाँ पे भी बाहर है। अब इसके अंदर देख लेते हैं, अंदर नहीं सतह पे देख लेते हैं कि सतह पे इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अब लिख लेते हैं इसमें, यहाँ पे गोले के, गोले की सतह पर, ऐसे लिखो, गोले की सतह पर, सतह पर किसी बिंदु पर, सतह पर किसी बिंदु P पर, इस सतह पर क्या होगा, इसमें लिख देते हैं, अर्थात सतह पे क्या होगा, सतह पे हम क्या करेंगे, देखो सतह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई बिंदु मान रहे हैं P, तो इस सतह पे क्या हो जाएगा, इसकी जो दूरी होगी R, वो किसके बराबर आ जाएगी, कैपिटल R के। क्यों, क्यों ये कहाँ पे आ गया, सतह पे आ गया। तो R और R क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। तो हम लिख देते हैं इसमें, स्मॉल r बराबर किसके है, R। तो सेम वही करना है जैसे पहले किया था। इस बिंदु पे क्या करेंगे, एक R त्रिज्या का गोलीय प्रश्न मानेंगे। माना R बराबर, R त्रिज्या के एक गोलीय गाउसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब देखो एक बात और याद रखना, ये जो पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है, इस पे भी आवेश कितना है, प्लस क्यू। मैंने क्यों, क्यों इस पे आवेश क्यों है, क्योंकि सतह पे ही पूरा आवेश गया है, तो सतह पे ही हमने क्या माना है, गाउसी पृष्ठ। तो सतह पे गाउसी पृष्ठ है, बाहर ये बिंदु पे भी क्यू आवेश था, सतह पे भी कितना आवेश है, क्यू आवेश। तो हम क्यों ना इसी समीकरण में, जो हमारे पास ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली, ये कितनी दूरी पे था, आर दूरी पे। कितनी दूरी पे था, आर दूरी पे। कहाँ पे, आर पे। तो इसी में मैं आर बराबर आर रख देता हूं, तो हमें कहा मिल जाएगा ये, सतह पर। तो इसमें लिखना, तथा, इसमें कल्पना करते हैं, तथा इससे परिबद्ध आवेश, इससे परिबद्ध आवेश कितना है, परिबद्ध आवेश क्यू होगा। अतः समीकरण एक में, समीकरण समीकरण एक में आर बराबर आर रखने पर, आर बराबर आर रखने पर, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ई पृष्ठ, सरफेस, ई सरफेस। तो कितना आ जाएगा, के क्यू अपॉन में, आर के मान कितना रख रहे हैं हम, कैपिटल आर। तो यहाँ पे के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, सीधा ही यहाँ से मान पता चल गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ऐसा क्यों किया है, उसका कारण क्या है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, सतह पे। हमने इसके कहाँ पे निकाला है, पृष्ठ पे। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं है बाह्य बिंदु पे, बदलाव क्या है, केवल इसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो गई है। क्यों, सतह पे आ गया। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें सीधा डायरेक्ट आर का मान क्या रख दिया, के क्यू अपन कैपिटल आर। क्यों, सतह पे आ गया। जो दूरी बाहर वाली दूरी थी वो कितनी हो गई है, घट के उसकी सतह के बराबर आ गई है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस आर की जो अपना बाह्य बिंदु था, ये अपना अंदर अंदर है, यहाँ पे अंदर है, इसका बाह्य बिंदु था, पहले इसको कम करते आए और आर का मान आर के बराबर कर दिया। इस आर के मान के बराबर कर दिया है, तो जिससे क्या हो गया, अपने पास जो बाह्य बिंदु था वो कहाँ पे आ गया, सतह पे आ गया। तो याद रहेगा ये। तो हम इस प्रकार से सतह पर क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 2 डाल देते हैं इसको।
ये समीकरण 2 हो गया। तो इस प्रकार से समीकरण 2 आ गया। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई इसमें। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड तो इससे कहीं ज्यादा आसान है। गोले के अंदर, गोले के अंदर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पी पर, अर्थात अंदर क्या होगा, उस आर का मान किससे बड़ा कम हो जाएगा, गोले की त्रिज्या से। अब देखो, मैं इसके अंदर कोई बिंदु पी यहां मान लेता हूँ, पी यहां मान लिया। क्यों? अब यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो मैं इस पृष्ठ की कल्पना के लिए यहाँ पे एक गाउसी पृष्ठ मान लेता हूँ। ये क्या माना है, एक गाउसी पृष्ठ है। तो ये भी क्या है, एक गाउसी पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ क्या है, गाउसी पृष्ठ। अब ध्यान से देखना, ये चित्र बनाते टाइम पे इसमें एरो का चिन्ह लगा के भी तुम इसमें नोट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये लिखा है तो इसको ऐसे गाउसी पृष्ठ बाहर रखना, गाउसी पृष्ठ, ये गाउसी पृष्ठ, जिससे क्या होगा कि ये राइटिंग पे थोड़ा सा चित्र भी सही बनेगा। अब देखो हम क्या करते आए हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने गाउस के नियम लगाते थे तो कुल आवेश लेते थे, परिबद्ध आवेश। क्या लेते थे, फ्लक्स निकालने के लिए परिबद्ध आवेश। लेकिन जब अंदर बिंदु आ गया, बिंदु पी, तो ये गाउसीय पृष्ठ बन गया। तो इसके अंदर आवेश कितना होगा, इसके अंदर आवेश तो है ही नहीं। क्यों, आवेश तो बाहर रह गया। तो अंदर आवेश नहीं है तो आवेश कितना मान लेंगे, जीरो आवेश है। तो इसकी जगह जब जीरो रखेंगे, गोलीय आवेश जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, फाई का मान जीरो हो जाएगा। फ्लक्स जीरो है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ही नहीं। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, जस्ट एक लाइन लिख के इसको खत्म कर देंगे। तो इसमें इसमें क्या करेंगे, माना आर लेस देन आर त्रिज्या के एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। चूंकि चूंकि इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के अंदर आवेश का मान, आवेश का मान शून्य है। ये क्या है, आवेश ही शून्य है। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी, शून्य होगी। क्यों, फाई हम कैसे निकालते थे, ई डॉट डी ए ऐसे करके निकालते थे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, जीरो बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई का मान कितना आ जाएगा, जीरो। और ई कहाँ पे निकाला है, ये हमने इन निकाला है, इसके अंदर। तो ये समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, 3। और यहाँ पे क्या है, आर का मान किससे कम है, उसकी गोले की त्रिज्या के मान से कम है, तभी तो अंदर जाएगा। जब ये स्मॉल आर का मान किसके कम होगा, कैपिटल आर से। तो गोले के अंदर अगर आपसे पूछा जाए, चालक गोला है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कि सर शून्य होगी। उसका कारण क्या है, उसके का अंदर आवेश का मान कम है। सीधा ही एक लाइन लिख के कि उसके अंदर आवेश शून्य होने के कारण उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य हो जाएगी। क्यों, हम जब भी ड्राइव करते हैं तो परिबद्ध आवेश लेते हैं, उसका मान ही शून्य है। अब एक चौथी कंडीशन, केस 4। ये भी इस सबसे इजी है। केस 4 अब आसान होते जा रहे होंगे। गोले के केंद्र पर, अब बोलोगे सर गोले के केंद्र पर भी तो वही हाल होगा। हाँ सर, वही हाल होगा गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर, केंद्र पर। तो गोले के केंद्र पर क्या हो जाएगा, आर का मान जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या लिखेंगे, चूंकि गोले के केंद्र पर परिबद्ध आवेश
वही लाइन लिखनी है, परिबद्ध आवेश शून्य है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। तो यहाँ से फाई क्या आ जाएगा? ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ हाँ, यहाँ से फाई क्या आ जाएगा? फाई तो नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट क्या लिख दें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख देते हैं। तो ई सेंटर, सेंटर क्या आ जाएगा? शून्य। ई सेंटर क्या आ जाएगा? शून्य। समीकरण 4, आर का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो यहां से हमने देखा कि उसके केंद्र पर आवेश कितना आ गया? शून्य। उसके अंदर भी शून्य, लेकिन उसकी सतह पे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और उसके बाहर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुई है। क्यों ना इसका एक ग्राफ बना लिया जाए कि केंद्र से दूरी के सापेक्ष उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बढ़ता हुआ कितना परिवर्तन होता है। तो इसमें लिखिए, तय तय चालक गोले के, चालक गोले के केंद्र से, केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन, बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन ग्राफ। ये टॉपिक बीएससी एमएससी सब जगह काम आएगा। परिवर्तन ग्राफ। देखो क्या कर रहे हैं, अब हम चालक गोले के दूरी बढ़ा रहे हैं केंद्र से, तो अब उसका एक ग्राफ बना रहे हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, एक ग्राफ खींच लेते हैं। ये लिया, ये सीधा लंबत लाइन खींचना, यहाँ खींचने में दिक्कत हो सकती है हमें, ये खींच दिया। इधर क्या कर रहे हैं, इधर ये दूरी बढ़ रही है, ये क्या है, सेंटर है, यहाँ पे क्या है, 0। यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र ई लिया है, सही है। और मैं कह देता हूँ इसकी दूरी पे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आर का मान किसके बराबर है, वृत्त की गोले की त्रिज्या के बराबर, और यहाँ पे 0 है। तो ये यहाँ पे आर का मान क्या है, उस गोले के त्रिज्या से कम है इधर तो, और इधर गोले की त्रिज्या से मान ज्यादा हो गया, और फिर आगे आर का मान बढ़ता चला गया। तो मुझे बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेंटर पे क्या थी, 0 थी, कि सर हमने फोर्थ समीकरण से निकाला 0 है। उसके अंदर तक 0 है, कहां तक, अंदर तक। लेकिन उसकी सतह पे जैसे ही आएंगे तो उसकी क्षेत्र की तीव्रता एकदम से बढ़ जाती है। तो ऐसा ही हम चित्र बनाएंगे। देखो इसके अंदर तक तो 0 रखेंगे यहाँ तक, लेकिन इसकी सतह पे जब भी आ जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकदम से बढ़ जाएगी। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका क्या है, ई है वो, यहाँ पे ई सरफेस है, और वो कितना आया था, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। आर क्यों लिखा है कैपिटल, क्यों, क्योंकि ये सतह को व्यक्त कर रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ, देखो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है लगातार 1/r² से घट रही है। किससे घट रही है, आर से। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे नीचे की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता जाएगा। तो हम भी क्या करते हैं, यही कर देते हैं। ये लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होती जा रही है, ऐसे कम होती जा रही है, होती जा रही है, और ये लगातार कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि ई जो आउट है बाहर, वो क्या है, 1/r के समानुपाती है। वो क्या है, 1/r के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती है स्क्वायर के। तो ऑब्वियस है इसका मान क्या होगा, लगातार घटता जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो उसका एक ही जवाब होना चाहिए, सर सतह पर। कहाँ पे, सतह पर। और लगातार इसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता घटती जाएगी। और 0 कहाँ पे है, इसके केंद्र से लेके इसके पृष्ठ के अंदर तक, पृष्ठ के अंदर तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। तो हमें इसमें कोई निसंदेह, कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि सर हमें ये कैसे पता चला कि इसके अंदर तो हमने कुछ लिखा ही नहीं है। इसके अंदर क्या है, 0 है, ई इन 0 है, क्या है, ई इन 0 है, और ये ई आउट क्या है,
बाहर बाहर बिंदु पे 1/r के समानुपाती है और ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें आर का मान बदल ही नहीं रहा। कैपिटल आर क्या है? फिक्स है कि सतह पे कितने भी बिंदु सतह पे हम यहाँ माने चाहे यहाँ माने चाहे यहाँ माने सभी बिंदु पे क्या है विद्युत क्षेत्र कितना के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने आज हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि गाउस के पृष्ठ का हमने क्या कर दिया था, सत्यापन भी किया है। गाउस प्रमेय का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी आया है और गोलीय चालक कोष के कारण ठोस गोला होगा तो भी वही बर्ताव होगा क्योंकि चालक है। चालक का मतलब अंदर से ठोस भी है तो सतह पे ही आवेश आएगा, अंदर आवेश जा ही नहीं सकता। इसलिए मैंने एक एग्जांपल भी बताया था कि जब कोई बिजली चमकती है तो उसके अंदर जब गाड़ी में हम बैठे रहते हैं कार में तो खिड़कियां बंद कर लें। उससे सुरक्षा का एक ही उपाय है कि आप जब भी कार सड़क पे हैं, बिजली चमक रही है, कड़ाके की बिजली चमक रही है तो खिड़कियां बंद कर लें। जिससे क्या होगा, एक सरफेस बन जाएगा, चालक सरफेस बन जाएगा और अंदर बैठा इंसान सुरक्षित रहेगा। क्यों? उसके बाह्य पृष्ठ पे ही विद्युत क्षेत्र आ सकता है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए हमें सुरक्षित रहने के लिए हम खिड़कियां नॉर्मली बंद कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको रफ में प्रैक्टिस करना है, अच्छे से समझना है और इसके लास्ट 1-2 क्लास और बाकी है और चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसकी हम एक लास्ट क्लास में इसके पूरा रिवीजन, इसके लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको एक बार हम छोटे-छोटे क्वेश्चन जो भी बनते हैं, बड़े डेरिवेशन बनते हैं और ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। इस पे इंपॉर्टेंट के चिन्ह बना लेना, जितने स्टार लगाने लगा लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार लगाने हैं, हर बार एग्जाम की दृष्टि से हर बार आता है। एक तो ये और एक गाउस प्रमेय जो है वो भी काफी सारे, और हम रेगुलर क्लासों में बात करते रहेंगे क्या क्या आने वाले हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अच्छे से देखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।